This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, इस पोस्ट मार्केट शो में हम डिस्कस करते हैं ज़रा इत्मीनान से कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं। इससे पहले वाला जो शो होता है वो धुआंधार होता है, टिप्स ऑफ द ट्रेड, जिसमें लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं और हम जहाँ तक हो सकता है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले शो में बताया कि मार्केट आज सुबह को बहुत तेज़ी से ऊपर गई और एकदम से देखते ही देखते हमने 200 प्लस को देखा। नारे लग गए चैनल पे, जी चलो आज फिर से मिठाई और या आइसक्रीम का वक्त आ गया। 33,100 पे मार्केट जाने के बाद फिर गिरी और फिर हमने देखा कि नीचे आई, फिर ऊपर गई, 185 का पीक बनाया, फिर 61 पे आ गई गिर के, प्लस 61, फिर 153 प्लस, आखिर में 66 प्लस पे क्लोज़ हो गई। यानी बहुत जहां हम कहाँ 200 पॉइंट का प्लस देख रहे थे, एकदम से 66 पे आ गया। बहरहाल प्लस तो फिर भी प्लस है, थैंक्स फॉर इट। 32,957 का लेवल रह गया, सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह कल हो तो हम कल का दिन अच्छा गुजार के जाएं और फिर इंशाल्लाह 19 को हम फिर मिठाई खाएंगे अपने घरों में जब पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। KEC 30 में 47 का इजाफा, 19 मिलियन का काम हुआ। ऑल शेयर्स में 72 का इजाफा, 22,601। 143 मिलियन का काम हुआ, जो कि कम है पिछले दिनों के मुकाबले में। एडवांसिंग कंपनी 153, डिक्लाइनिंग 140, अनचेंज 32, 325 कंपनीज में काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर में आज पाक पेट्रोलियम, बाइकोट पेट्रोलियम लीड कर रहा है विद 8.2, NIB बैंक विद 8.2, के इलेक्ट्रिक 7.1, TRG 6.89, सुई नॉर्दर्न गैस 6.36। गेनर्स में नेस्ले पाकिस्तान 49, मरी वेवरी 27, फिलिप मॉरिस 25, पैकेजेस 20, JDW शुगर 18। लूजर्स यूनिलीवर फूड में 273 का लॉस, सफ़ायर में 30 का लॉस, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में 28 का लॉस, इंडस मोटर में 21, सीमेंट पाकिस्तान में 14 का लॉस रहा। आज कोई ख़ास खबरें नहीं हैं, सवाल ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी स्पेशल ऑर्डर्स जो निकालते रहते हैं, रेगुलेटरी ऑर्डर्स, अपने दोस्तों यारों को नवाजने के लिए, वो बहुत निकले हुए हैं। IMF बार बार मना करता है, दुनिया मना करती है, तमाम इकॉनमीज़ मना करते हैं ये ना करो, लेकिन ये अपने लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई लग्जरी गाड़ी मंगानी है, BMW या मर्सिडीज़, उसके ऊपर ड्यूटी लगी हुई है 400%, तो आप एक स्पेशल ऑर्डर निकलवाते हैं कि जी क्योंकि मुझे अगले दिनों में और हमारे और दोस्तों को 10-20 BMW मंगानी है, तो 6 महीने के लिए ये ड्यूटी आप 400% के बजाय 100% कर दें तो वो हो जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद से फिर ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इसको अगर वो गवर्नमेंट बंद करे तो 130 बिलियन की कमी हो सकती है। दूसरी खबर है कि IMF जो है आपके ट्रांस जो है रिलीज़ कर रहा है। IMF करेगा क्या करेगा, ज़्यादा थोड़ी बहुत सख्ती करता है लेकिन ज़्यादा कर भी नहीं सकता। मैं 26 साल तक बैंक कर रहा हूँ। बैंकर की भी मजबूरी हो जाती है, जब आप एक दफ़ा कर्ज़ा दे देते हैं तो फिर आप भी मजबूर हो जाते हैं, आप बन जाते हैं और आपको कंट्री को या कस्टमर को लेके चलना पड़ता है, उससे ज़्यादा मुठभेड़ नहीं कर सकते। बाय एंड लार्ज IMF इज़ हैप्पी, काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं और मज़ीद बहुत होने हैं। अभी जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का वो यही है, रेवेन्यू का है कि रेवेन्यू यहाँ कलेक्ट ही नहीं हो रहा, जो IMF कह रहा है, और जो हमारे लिए बड़ा बायस तशवीश है और मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है उसकी वजह से। एक और ख़बर है कि NA अप्रूव्स फ्यूचर मार्केट बिल 2016, ये मेजर डेवलपमेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। मच अवेटेड फ्यूचर बिल आ गया है और पास भी हो गया। अब दूसरी खबर, ऑक्शन हुआ है टी बिल का, जिसमें 216 बिलियन इनको मिल गए और इफेक्टिव रेट जो है पहले से कम है, 6.6 3 मंथ का है। नाज़रीन, आज की मार्केट पे बात करने के लिए हमने दावत दी है फवाद हसन खान साहब को, यंग जेंटलमैन बट वेरी गुड एनालिस्ट, आदम सिक्योरिटी के रिसर्च एनालिस्ट हैं ये। फवाद, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। फवाद,
एक तो बताइए कि आज की मार्केट आप कैसे देखते हैं, इतनी उतार चढ़ाव एकदम से सुबह को बढ़ी और फिर गिर गई, और क्या हुआ? देखिए मैं समझता हूँ कि जेन्युइन प्रॉफिट टेकिंग है। अच्छा। अगर आप पिछले कुछ सेशन देखें तो मार्केट में हमने कंसिस्टेंटली बुल रन हमने देखा है, तो मैं समझता हूँ कि एक प्रॉफिट टेकिंग तो लाजमी बनती थी यहाँ पे, जिन्होंने जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी, जब वहाँ पे लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की कि ये मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो रही है और यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से अपने बुलिश रन पे आ जाएगी। तो वही हुआ, मार्केट जैसे ही 33 इंडेक्स, वैसे भी इसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर है, वहाँ पे हमने देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग जो है इन्वेस्टर्स ने की है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी ये 1000 का जब भी आता है ना, 32, 33, 34, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, और हम लोग इसको इस तरह से ज़्यादा याद रखते हैं कि हर लेवल पे हम यहाँ पे मिठाई खाते हैं, तो याद रह जाता है हमें कि एक एक लेवल पे कितनी दफ़ा मिठाई खाई, फिर नीचे आ जाता, फिर चढ़ जाता। और मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि हर लेवल पे वो जो प्रॉफिट टेकर्स हैं वो निकलते हैं, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी जगह कोई चीज़ भरें तो उसके अंदर पॉकेट्स रह जाती हैं, तो आप भरने के बाद उसको हिलाते हैं तो उसमें मज़ीद गुंजाइश निकलती है। तो ये जो प्रॉफिट टेकर्स हैं वो बबल्स हैं जो निकलते रहते हैं, मगर एक दफ़ा वो बैठ जाए तो फिर नेक्स्ट लेवल की एक बेस बन जाती है। जी बिल्कुल सही कहा। दूसरा ये कि प्रॉफिट टेकिंग अगर है तो उसके साथ हमें बायर भी रेडी नज़र आया है, ख़ास तौर पे अगर मैं सीमेंट सेक्टर में अगर बात करूं तो ठीक है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिसमें लोगों ने नीचे जब शेयर्स बाय किए थे बड़ी क्वांटिटी में, अब वहाँ पे उन्होंने जो है प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट की, लेकिन बहुत बेतहाशा वॉल्यूम में मुझे बायर भी रेडी नज़र आया, यानी वो रेडी था कि आओ कोई बेचना चाहता है तो बेचो, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह की वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, बिल्कुल वो अपोजिट डायरेक्शन, वो बुराई देख रहा है या अच्छाई देख रहा है? अच्छा ही देख रहा है। और दूसरा कुछ है, जिस तरह हमने सही कहा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो जिनका होता है कि हफ्ता 2 हफ्ते बाद जो है अपनी पोजीशंस को जो है लिक्विड करें और प्रॉफिट जो भी बनता है उस पर क्लोज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो हैवी क्वांटिटी में जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली सीमेंट सेक्टर में, तो उस पर मुझे ये लगता है कि अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि अब यहाँ से आइंदा 3 से 4 साल के बाद की उस कंपनी की वैल्यू देख रहे हैं कि आइंदा 3 से 4 साल बाद ये स्टॉक कहाँ खड़ा होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ब्राइट फ्यूचर्स हैं। अगर हम डिस्पैचेस देखें, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत बूम पर है। अभी तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डैम स्पेशली, उन पे भी काम नहीं स्टार्ट हुआ, उसके बावजूद जो है डिस्पैचेस में काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग काफ़ी रेडी होते हैं कि कोई बेचने के लिए आए क्वांटिटी और हम ख़रीद लें उसको। अच्छा फवाद, आजकल 2-3 शेयर्स, वैसे हम इंडिविजुअल शेयर्स की बात नहीं करते, लेकिन एज एन एनालिस्ट हम समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। 2-3 शेयर्स ज़रा सा आजकल लाइमलाइट में है और लोग इस पर सवालात भी करते हैं, बहुत सारे के जवाब मेरे पास नहीं है। मिसाल के तौर पे NIB के मर्जर की खबर तो अखबारों में भी आ गई, इसलिए अभी कोई सीक्रेट तो नहीं है ये, लेकिन किस रेट पे होगा नहीं होगा अभी क्लैरिटी नहीं है। उस पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, और बड़ी ज़बरदस्त टर्नओवर्स आपने देखी, 75 मिलियन का काम हो गया परसों, और कल भी 45 आज का कम हुआ है। इसी तरह बाइकों के बारे में एक सवाल उठ रहा था पिछले शो में कि उन्होंने कोई टर्मिनल था उसको उन्होंने बेच दिया है या ख़रीद दिया है, क्या किया कुछ? जी असल में बेसिकली ये है कि बाइको टर्मिनल के नाम से इनकी एक कंपनी है, सब्सिडरी है बेसिकली, तो उस पर ये काफ़ी अरसे से न्यूज़ इस तरह की चल रही थी, यानी अंडर डिस्कशन थी ये चीज़ कि इसको बाइको के अंदर जो है जो लिस्टेड कंपनी है इस वक्त उसमें जो है मर्ज कर लिया जाए। ये ख़ास एक जो बाइको टर्मिनल जो है ख़ास एक टेक्नोलॉजी है इनके पास, इसको सिंगल मूविंग पॉइंट कुछ ऐसा समथिंग टेक्निकल वर्ड है, जो मेरे हाल में इन्हीं के पास है और किसी के पास इस वक्त नहीं है, जितनी भी रिफाइनरीज अगर हम देखते हैं। तो ये है कि आज ही वो उन्होंने नोटिस के ज़रिए जो है इन्वेस्टर्स को जो है बताया कि अभी 23 तारीख मेरे ख्याल में आई गेस 23 तारीख को जो है मीटिंग कॉल की है उन्होंने, उस पर जो है इस पर डिस्कस किया जाएगा कि आया जो बाइको टर्मिनल है उसको बाइको पेट्रोलियम के साथ मर्ज किया जाए या नहीं। तो ये टर्मिनल वो तो नहीं है जो जिसको मैं बोलता रहा हूँ बायो, इसको बाहर बायो कहा जाता है। उसमें ये होता है कि पोर्ट तो अगर आप जहाँ पे आपकी फैक्ट्री नहीं है, जैसे इनकी तो हब पे है, अब तक आपको पता है कि या केमारी से ट्रक जाया करती थी जो विच मेड दिस प्रोजेक्ट एवन लेस अनवायबल। एक तो अनवायबिलिटी की वजह, जो कंपनी हम शेयर जिसके लेके बैठे हुए हैं वो सिर्फ 67 टन की कैपेसिटी है, विच इज़ कंसिडर्ड अनइकनॉमिकल अनवायबल प्रोजेक्ट। दूसरे ये कि ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा था, तो अब जो उनकी सिस्टर कंसर्न ने बगल में बड़ा लगाया है रिफाइनरी, जिसका इस शेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बारे में ख़बर आई थी कि वो 1 किलोमीटर दूर समुंदर में कश्ती खड़ी होगी, वहाँ पे एक टर्मिनल बनेगा
अब वहाँ पे वो पाइप जाके जी, बिल्कुल समुंदर सही से है। आए के वो पाइप जो है समुंदर के ऊपर से आएगा और यहाँ तक खाम माल आएगा। क्या उसी की बात हो रही है? जी बिल्कुल अच्छा, सही उसी की कहा बात आपने। हो रही है। ओके, तो वो तो बड़े वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इनका कहाँ से हो गया? नहीं, लेकिन पहले तो सही कहा आपने कि बड़े प्रोजेक्ट का था, लेकिन अब इस तरह के इसको अगर इस तरीके से हम देखें कि एक सब्सिडरी थी, ठीक है, लेकिन अगर वो उसके बाइको पेट्रोलियम के बिल्कुल मर्ज हो जाती है तो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। इससे नेगेटिव वैल्यू भी तो आ सकती है। आपको याद होगा कि जब बाइको वैसे एज ए रिफाइनरी फेल होने लगा तो ये मार्केटिंग साइड पे चला गया, उसने पम्प्स खोल दिए, वो भी नाकामयाब वेंचर रहा इनका, इसलिए इनका शेयर 10 रुपये से ऊपर बढ़ता नहीं था। 2 CEO इसके जो हैं उनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, शो में भी आते रहे, ऐसे पर्सनली भी, उन्होंने यही कंक्लूड किया था छोड़ते वक्त कि ये नहीं चलेगा। तो ये अगर ये टर्मिनल है, ये विच विल बेनिफिट से मोस्ट ऑफ द बेनिफिट तो बड़े वाले प्रोजेक्ट को जाएगा। जी हो सकता है इनके लिए उल्टा वो कॉस्ट का बन जाए, क्योंकि वो जो पूरा 1 किलोमीटर के पाइप है उसका एक रनिंग कॉस्ट भी तो है। ये बिल्कुल सही कहा। इनकी तो रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, इनका तो कैपेसिटी ही नहीं है, बड़े वाले के को फ़ायदा ज़्यादा होगा उससे। हाँ, अगर वो उसके अच्छी फ़ीस देंगे तो शायद फ़ायदा। बहरहाल एक ख़बर है, इस पर देखते क्या होता है आगे चल के। मैं जनरली बाइकों को इतना सपोर्ट नहीं करता इसी वजह से। एक और फातिमा फर्टिलाइज़र की खबर आई है कि उन्होंने प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? वैसे अर्निंग अगर देखें ना तो वो ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं है। अच्छा, ग्रोथ भी ग्रोथ नहीं नहीं है, यानी लास्ट ईयर अगर मैं खाली जो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग में देखता हूँ तो लास्ट ईयर उनकी थी कि 4.41 EPS, और इस दफ़ा भी तकरीबन 4.41 है या 4.40 है, कोई ग्रोथ नहीं है अर्निंग में। लेकिन जो मेन रीज़न जो है मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से नीचे के लॉक लग रहे हैं, उसकी वजह जो ये है कि उनकी इन्वेंट्रीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं। इसका मतलब है मार्केट में इनकी सेल जितनी नहीं है, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हैं वो उनके पास ऐड ऑन होता जा रहा है। कितना हो गया है अभी? देखें लास्ट ईयर फिस्कल ईयर कैलेंडर ईयर जो था 14 में इनके पास जो इन्वेंट्री थी इनके पास वो तकरीबन 2.6 बिलियन की थी, जो कि इस वक्त जो है अराउंड 7 बिलियन की है। दैट्स वेरी लार्ज। अच्छा, इस पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। मैं उसी साल आया था 2009 में, जब इसकी वो हुई थी IPO, तो इत्तेफाक से मैंने उसके जो तो इंटरनेट पे मौजूद था और मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं 200-250 पेज पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एज ए बैंकर ऐसे 10-10 प्रपोजल पढ़ता था डेली। तो मैंने उसकी पूरी वो पढ़ी तो मुझे यह पता चला कि ये एक्चुअली ये मुल्तान में फैक्ट्री है जो कि अरब अमेरिकन कुछ ऐसे नाम से थी, और उसको उन्होंने फिर से एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जो आम इन्वेस्टर को पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसा शो हुआ फातिमा फर्टिलाइज़र एज इफ इज़ ए न्यू कंपनी लॉन्च कर दिया हबीब साहब ने, और वो बिक भी गया बड़ी अच्छी कीमत पे। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि भाई जो इनका पुराने लॉसेस जो हैं, जिसकी वजह से बड़ा हेवी फाइनेंशियल कॉस्ट कैरी ऑन हो रहा है, ये तो इस कंपनी को हमेशा ड्रैग करेगा। तो मैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं उससे अच्छा ऐसी कंपनी में करूँगा जो नहीं है। मिसाल के तो फर्टिलाइज़र, ये फर्ट बिल्कुल सही कहा। अगर ब्रांड न्यू है ना, कोई लेगेसी लेके तो पीछे से नहीं चल रही है ना, ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है, और एक नया कैपिटल आया, नई मशीनें चमकती हुई नई मशीनें लगी हैं, फर्टिलाइज़र बनाएंगी, कमाएंगी और चलेगा। तो हमने यही देखा कि फर्टिलाइज़र जो कि आया था शायद 27-28 रुपये का, आज 70 वाले के करीब है, 90 क्रॉस किया है, 90 भी क्रॉस किया, अब थोड़ा नीचे आ गया। नीचे है। वो इसकी वजह ये है ना कि ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें हम तो यूरिया की प्राइसेस काफ़ी अंडर प्रेशर है। देन उसके बाद 228 पर टन हो गया है जी, काफ़ी नीचे है स्टिल। अभी भी अगर मैं जिस तरह आपसे पहले भी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी जो कंपनीज हैं सब, इनकी जो प्रोडक्शन है, ये जो सेल कर रहे हैं अपना यूरिया 1200 रुपये की बोरी, बिल्कुल, यानी जो इंडिया 350 रुपये इंडियन रुपीज़ में, यानी 500 रुपये का बेच रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में आपके ख्याल में क्या इस बोरी की कीमत होगी? तकरीबन इस वक्त जो डिफरेंस है वो 400 से 500 का है, यानी 800 की है। यानी हमारी जो है वो प्रीमियम पे बिक रही है। यानी कि अगर हम इंपोर्ट कर लें तो हम अपने किसानों को 800 की बोरी आसानी से दे सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो किसान या इससे रिलेटेड लोग सुन रहे हैं, सुन लें, ये हुकूमत आपके साथ कोई मेहरबानी नहीं कर रही है, जुल्म कर रही है। एक बड़े एक्सपर्ट फहाद खान बता रहे हैं कि 800 की चीज़ को 1200 में बेच के कहते हैं कि जी फातिमा ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। भाई ऐसी इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा जहाँ गरीब किसानों को आप इस तरह से लूट रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और वो अनवायबल होते जा रहे हैं, उनकी हर चीज़ महंगी पड़ रही है, और कहते हैं जी बड़ा अवामी हुकूमत, और ये जी एग्रीकल्चर पैकेज। आप कोई पैकेज ना दें, इनपुट कॉस्ट सब चीज़ की कम रखें ताकि ये इंडस्ट्री वाकई चले और इंटरनेशनल प्राइस पे बिके चीज़ें।
तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारी पूरी, अगर देखा जाए, अगर हम ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट की बात करें, लाखों करोड़ों किसान हैं ना, ये फैक्ट्री तो 4 ही हैं या 3 है, कितनी है, इनके शेयर होल्डर्स या इनकी हम इंटरेस्ट को छोड़ के अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे चले जाएं, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए, तो हम इंपोर्ट कर लें, इनकी फैक्ट्री बंद होती है तो हो जाए, बिल्कुल सही बात है। और इस तरह असल में देखें, अगर कंपनीज़ का भी पॉइंट सुना जाए तो वो भी जस्टिफाइड होता है। वो बोलते हैं कि एक जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी आप खाली उसकी प्राइस को चेक करते हैं, आप उसकी कॉस्ट को कंपेयर नहीं करते कि अगर बाहर की कोई कंट्री है, अगर वो यूरिया इतने में सेल कर रहा है तो उसकी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो चेक करें। यहाँ पर इन्होंने, जिस तरह आपने सही कहा कि गवर्नमेंट ने GIDC, जिसका कोई, मैं समझता हूँ फ़िलहाल तो ऐसा कोई बनता नहीं था रीज़न, क्योंकि SH किसी ना टापी पे फ़िलहाल अभी ऐसा कोई काम स्टार्ट हुआ है, ना ही पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे काम स्टार्ट हुआ है। मतलब फ़िलहाल उससे पहले इन्होंने एक GIDC लगा दिया, एक बर्डन है, उनकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका जो है पास ऑन किया एंड कंज्यूमर पे। अब उसकी वजह से उनको जो प्राइसेस जो सेट करनी पड़ रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा हैं कि जो अगर किसान है तो उसको तो बेहतर यही है कि वो बजाय इससे कि कंपनी से ले वो इम्पोर्ट कर ले यूरिया, क्योंकि 400-500 का फ़र्क पड़ जाता है उस पर। आप इसकी सितम ज़रीफ़ी देखें कि आज फ़हद, आज इस गैस की कीमत बढ़ी हुई है, तेल की बढ़ी, गैस की भी बढ़ी ना, कल गैस तेल तो 40+ पे चला गया, तो ये गैस जो कि 1.7 का था आज 1.89 का है, 1.39% इजाफा है। 1.89 का मतलब क्या हुआ, 104 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 200 रुपये में 10 लाख क्यूबिक फिट एक चौड़ाई होती है, चारों तरफ से 1 फिट, 10 लाख क्यूबिक फिट आपको गैस इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है। वो चीज़ आके यहाँ इतनी महंगी बिक रही है। फर्टिलाइज़र क्या है, गैस है, गैस है, बिल्कुल पूरा प्लांट जो है उन्हीं पे ही चलता है। आप गैस लेके आ रहे हो कतर से 5.5 रुपये पे, उसके ऊपर लगा रहे हो $6 का टैक्स, $6 का टैक्स, आप 12 रुपये में दे रहे हैं। और है कितनी की चीज़, ये 1.89 की चीज़ है, ठीक है। इसको मादा शक्ल बनाने में कुछ कॉस्ट आता होगा, बेसिकली फ्रीज करना होता है उसको 280 पे, ठंडा करना पड़ता है। उसके बाद जब वो कश्ती से आएगी, उसके बाद जब कश्ती से लाएंगे आप, उसका एक कॉस्ट आएगा, और फिर उसको गर्म करेंगे, उसके बाद आपके फीड में आ जाएगा। तो ये $3 से ज़्यादा की चीज़ नहीं है। अब पूरे दुनिया में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गैस मिल रहा होगा वो $3 के हिसाब से मिल रहा होगा, हम दे रहे हैं $12 पे, तो हमारे तो इंडस्ट्री बंद होनी है। सही बात है। और उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि ना इनकी सेल्स नहीं हो पा रही, और इन्वेंट्रीज ऐड पे ऐड होती जा रही हैं, जो कि इस पे सेल्स टैक्स भी लगना ज़रूरी है, GIDC भी लगना ज़रूरी है, और उस पर पता नहीं PSO को भी 1% चाहिए, सुई नॉर्दर्न को 1% चाहिए, 4% कह रहे थे, ये तो 1% पे जो है, और सुई साउदर्न को भी 1% चाहिए। यार ये क्या जुल्म लगाया हुआ है इन्होंने, आपने ये इंडस्ट्री को तबाह कर दिया जिसका नाम है फर्टिलाइज़र। और कुछ ये बंद हो जाए तो अच्छा है। सही बात है। और हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। पाकिस्तान की GDP में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा शेयर होता था, जो कि आजकल नहीं नज़र आता। उसकी वजह भी यही है, ना डैम्स बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डैम्स नहीं है, आपके पास पानी जो है वो बारिशों वाला पानी, जो उसके बाद जो सैलाब की सूरत में पानी वो जमा तो नहीं होता, वो ऐसे ही उससे उल्टा नुकसान हो जाता है, कैजुअलिटीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन सारी जितने भी लोगों के घर हैं वो टूट जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, कितना नुकसान। अगर यही चीज़ अगर हम और कुछ नहीं, सामने जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं उनसे अगर हम सीखें तो वो कितनी तेज़ी से डैम्स वगैरह उनके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आइंदा आने वाले सालों को रख के काम कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में हमारी पानी की जो यूजेज है वो कितना बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस वक्त अभी भी कोई इनको इस तरह की वो चीज़ जहन में है कि हमें इस तरफ भी कोई काम करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ अगर अभी हम इस पर रहें, गैस की जो टैक्सेशन है, गैस की वो जब ये टैक्स लगाया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रोकने की कोशिश की, तमाम इंडस्ट्री ने हाथ पांव जोड़ा। एप्टवा ने कहा कि दिस विल बी द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल। कुछ नहीं सुना उन्होंने, लगा दिया, और आराम से भी 250 बिलियन उठा रहे हैं इससे। और उसकी वजह जस्टिफिकेशन क्या जी, वो ईरान गैस पाइप लगेगा उसके लिए हम पैसा जमा करें। उस पे भी तक कोई काम नहीं हुआ। ईरान ने तो पाइपलाइन आपके बॉर्डर पहुंचा दी उन्होंने अपने तरफ से। उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ एज ए फॉर्मर बैंकर, और बहुत सिंपल सी बात है, ये कारोबार है गैस पाइपलाइन को इधर से उधर लाना। आप एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कंपनी बनाएं, उसमें आप गवर्नमेंट थोड़ी सिक्योरिटी डाल दे टू स्टार्ट विद 10-20%, बाकी पब्लिक से ले ले, इसका IPO लाए, हम देने के लिए तैयार हैं। IFC वाला बैंकों से ले ले, वो बन जाएगा प्लान, उसकी जो कमाई होगी उससे कर्जा भी उतरेगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो जाएगा, हम लोगों को भी प्रॉफिट हो जाएगा। ये है तरीका लगाने का। बिल्कुल सही कहा। ये ना कि आप GIDC लगा दें।
इसी तरह फहद आजकल बात चल रही है कि जो कराची से लाहौर LNG लाइन जाने वाली है, जिसमें रशिया $2.5 बिलियन लगा रहा है, अब कह रहे हैं उसके लिए हमें 101 बिलियन और लेना है और 38% मजीद गैस की कीमत बढ़ाने की बात हो रही है। ये जुल्म की इंतहा नहीं है तो क्या है? देखें, और दूसरा कमिटमेंट्स की हुई है इन्होंने IMF से भी, ये भी जहन में रखना चाहिए कि अब क्योंकि मसला ये है कि इनके पास ये IMF पे जो ये लोग बात करते हैं ना, बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। IMF इज़ जस्ट ए बैंक। मैं भी बैंक कर रहा हूँ 26 साल तक। बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप हमें पैसा वापस करें। आप कहाँ से आमदनी लाते हैं उसको उससे मतलब नहीं है। हाँ, आप कहाँ खर्च करते हैं उससे भी उसको मतलब नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आप 10 कमाते हो तो 8 खर्च करो, 2 बचाओ ताकि 2 हमें वापस कर सकूँ। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि 8 आप किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो और 10 कहाँ से ला रहे हो। तो ये जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कमिटमेंट की हुई है कि गैस की कीमत हम बढ़ाएंगे, वो उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF ने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने खुद उनको कहा। क्यों? हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट को सोर्सेज नहीं नज़र आते। मसला ये है कि भी इनके पास जो टैक्स नेट बेस है बेसिकली वो तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा। अब क्या है कि जो पहले से लोग फंसे हुए हैं उन्हीं के ऊपर ऐड ऑन करते जाते हैं, टैक्स रेट बढ़ाते हैं, कभी कौन सा टैक्स आ गया, कभी कौन सा टैक्स आ गया, और उससे ये इनकम बढ़ा रहे हैं। लाहौर वाला आएगा, पता नहीं उसका क्या नाम रखेंगे। नाम भी तो ख़त्म होते जा रहे हैं। कहीं पे सेस, कहीं पे डेवलपमेंट लेवी, पेट्रोल पे डेवलपमेंट लेवी लगी हुई है, कहीं पे FED लगी हुई है, FED लगी हुई है। FED पे याद आया कि कल सीमेंट कंपनी ने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि हम लोग शोर मचाते हैं ना आजकल के भाई सीमेंट माफिया, तो शेयर के लिहाज से तो अच्छा है लेकिन आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। कोल की कीमत 320 से गिर कर 60 पे आ गई और इन्होंने तेल की कम नहीं की। तो हम शोर मचाते हैं, हम तुम्हारा तो काम है और तो हम कुछ करते ही नहीं इसके अलावा। तो वो कहते हैं कि उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जो वो 100 रुपये तो वो ले आती गवर्नमेंट। तो भाई क्यों लेती है 100 रुपये इतनी एसेंशियल चीज़ से? गरीब एक बोरी सीमेंट के लाता है, उससे अपना छोटा सा घर बनाता है, उस पर आप 100 रुपये ले लेंगे? 100 रुपये पर बैग, बिल्कुल सही। FED क्या है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। यार नाम ख़त्म होते जा रहे हैं, ढूंढना पड़ेगा इनको नए नए नाम। तो सवाल यही है कि एक तो FED के 100 रुपये आप ख़त्म कर दें, साथ साथ ये इनको प्रेशराइज करें, इनकी जो कार्टेल इसको तोड़ें, आपस में इनके कंपटीशन क्रिएट करें, या फिर अगर ये नहीं मानते तो आप अभी ईरान से सीमेंट आने की इजाज़त दे दें। अभी इनका दिमाग सुधर जाएगा 2 मिनट में। नहीं, वैसे इस पे ये मैं पॉइंट ऐड करूँगा कि पिछले कुछ सालों में मैं सीमेंट की जो प्राइसेस थी उसमें तकरीबन 6 से 8% का इजाफा नज़र आ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर जब से कोल की प्राइसेस जो हैं काफ़ी नीचे हैं, उस पर मैंने तकरीबन कोई इनमें काफ़ी सीमेंटों की जो प्राइसेस हैं माइनस में है, यानी डिक्लाइन हुई है। किसी की 1% की ग्रोथ है, किसी की अनचेंज रही है, इस तरीके से। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 100 रुपया पर बैग, देखें अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे तो कॉस्ट और कम हो जाएगी, जो कि एक बेनिफिट होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकते हैं और इससे बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से। मैं जब से 2009 से आया हूँ, मैंने हमेशा यहाँ 10 ट्रिलियन की बात की है। उस ज़माने में 1 ट्रिलियन जमा होता था। मैंने कहा था कि मुझे कोरंगी से लेके KT बंदर दे दो, OPIF ओवरसीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम को, हम आपको $1 बिलियन अभी दे रहे हैं कैश, और ये जगह हमें दे दो, यहाँ पे हम फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे, दुनिया भर से इंडस्ट्री आएगी, गवर्नमेंट का आदमी वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, पानी बिजली सब का हम खुद करेंगे। वहाँ एक प्लॉट हम बेचते लाखों करोड़ों डॉलर में और उससे हम बहुत कमा लेते, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी। उस वक्त मैं कहता था कि इस मुल्क की असल टैक्स पोटेंशियल इज़ 10 बिलियन नॉट 1 ट्रिलियन, और आज भी मैं कहता हूँ बात। यहाँ पे लेंगे फवाद एक थोड़ी सी ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। इस पोस्ट मार्केट शो में ज़रा हम तफसीलन बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। एक बड़े एक्सपर्ट फहद खान साहब हमारे पास मौजूद हैं। 2-3 ख़बरें जो आजकल गश्त कर रही हैं, NIB की, फातिमा फर्टिलाइज़र की और बाइको की, उस पर हमने डिस्कशन की। और फिर अभी हम बात यही कर रहे थे कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ख़ासतौर से अभी फर्टिलाइज़र के ही हवाले से बात हो रही थी। फवाद ने बताया कि इनफैक्ट जो इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त जो है, एक बोरी जो यहाँ 1200 की मिल रही है वो 800 की है। और इस लिहाज से अगर हम फार्मर्स की इंटरेस्ट की बात करें तो जो कि करोड़ों जिनकी तादाद है, तो हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए और ये चारों फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो अच्छा है। तो इसी पे उन्होंने कहा कि अब आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने। वही कहते हैं कि गैस की कीमत इतनी यहाँ बढ़ा दी गई है कि उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं होता, गैस होता है।
मैंने उस पर काउंटर किया कि जहाँ आज के डेट में 200 रुपये में 10 लाख क्यूबिक फीट गैस मिल रहा है दुनिया में। इंटरनेशनल प्राइस जो अभी मेरे सामने पड़ी हुई है 1.89 की, वो अगर हम इसको ठंडा करें फिर गर्म करें ट्रांसपोर्ट करें $3-4 का बनेगा। तो क्यों इतना महंगा यहाँ पे बिक रहा है? इसकी वजह यही है कि GIDC लगी हुई है। अभी एक और टैक्स लगाने की सोच रहे हैं कि जी वो लाहौर तक जो पाइपलाइन जाएगी उसके लिए 101 बिलियन जाएगी। इन चीज़ों ने हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है ऑन इट्स ओन। नाउ आवर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज़ फिनिश्ड। गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरे जगहों से जाके टैक्स लें। मैं 2009 से चीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अच्छी खासी बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने 10 ट्रिलियन की बात की है। और एक ज़माने में मैंने ये भी ऑफ़र किया था जब शुरू में आया था ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम की तरफ से कि आप पूरा FPR हमें दे दें, हम आपको 1 ट्रिलियन दे देते हैं और आप हमें चलाने दें। हम एक तो खैर जमा हो रहा था तो हमने कहा हम इससे ज़्यादा देंगे, आपको 2 दे सकते हैं। और हमारा अपना ख्याल था कि 10 ट्रिलियन की गुंजाइश है। उसी ज़माने में हमने एक प्रपोज़ल दिया था कि हमें कोरंगी से लेके KT बंदर की जगह हमें दे दी जाए कि हम फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे, प्लॉट्स बेचेंगे लाखों लाख रुपए की, वहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, एक सोर्स से आपको $1 ट्रिलियन रुपीज़ मिल जाएगा। तो वो भी नहीं माना गया, लेकिन आम लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट हुई थी। ये जिस तरह से हुकूमत चल रही है ये सही नहीं है। फवाद, अब आते हैं आपकी जो बात है उसी पे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो तो हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। अभी जैसे हमने गैस की बात की, इसी तरह पेट्रोल इतना महंगा, बिजली इतनी महंगी, और आपने जैसा कहा कि और इनको कोई सोर्स ही नहीं मिलता। अभी जो ये आया था एमनेस्टी स्कीम, उसका क्या हुआ? वो भी बुरी तरह फेल हुई है। उस पर भी जो गवर्नमेंट को जो एक्सपेक्टेड था कि हम इतना ज़्यादा कोई इससे रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट को कुछ और, अब ये वैसे तो मैं खैर इस स्कीम के ही ख़िलाफ़ था। मतलब अब वो जिस तरह एक तो प्री बारगेन वो नैब में होता है, यानी एक जिसने चोरी की है, क्यों मैं मान रहा हूँ 1 करोड़ चोरी किया, 10 लाख लेके मुझे, मतलब ये कौन सा इस तरह तो आप इनकरेज कर रहे हैं किसी को कि वो 2-3 अरब कर ले, उसके बाद 1 अरब में भी बात बन जाए तो 2 अरब तो जेब में आ गए। तो इस तरह से नहीं होता। देखें, गवर्नमेंट हमेशा हर कंट्री में उनके एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं रिगार्डिंग टैक्स वगैरह। अब मसला ये कि हमारी गवर्नमेंट का मसला ही सारा यही आता है कि क्योंकि ये जब टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते, उसकी मेन रीज़न ये है कि बेस नहीं बढ़ा पा रहे। कि पिछले अगर कई सालों से अगर देखें तो हमारे जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो 7 से 8% की नज़र आएगी आपको। वो मेन है, उसमें क्या है, इन्फ्लेशन ऐड आप कर लें, यानी पहले जो चीज़ 10 रुपये की थी अगर उसको आप 6% से इंक्रीज़ कर लें तो आपका रेवेन्यू भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब इसमें बिल्कुल सही बात। तो इस पर हमें कोई ऐसी ग्रोथ FBR की तो हमें कोई परफॉर्मेंस उस पर नज़र नहीं आई। तो इस पर मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई इस तरह आके नहीं करेगा कि आपको शुरू में आके जो है थोड़ी बहुत पेमेंट कर दे ताकि वो वॉच लिस्ट में आ जाए गवर्नमेंट के कि हाँ भाई हमने जो है थोड़ा बहुत वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, उसके बाद तो अब लायबल है कि हर साल आपको सही से गोशवारे जो है जमा कराने। तो ये थोड़ा मुश्किल है, गवर्नमेंट को कुछ और ही सोचना पड़ेगा इस पर। ये जो सिर्फ अभी तक जो खबर आई कि 4000 कुछ लोगों ने इसमें डाला और सिर्फ थोड़ी सी आमदनी आई है, और अब ये डेट पे डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, ना होने के बराबर है, ना होने के कम्प्लीटली फेलियर। और ये फेलियर 2 चीज़ इंडिकेट करती है कि एक तो ये कि लोगों को पता है कि जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं अपने आप को वो वाइट वाइश तो हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जो है ना लाइमलाइट में आते हैं, उसके FBR वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं और बेइंतहा तंग करते हैं। जब तक आप छुप के काम कर रहे होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, आप बड़े सेफ़ होते हैं, आपका कारोबार चमक रहा होता है। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम ऐसे इदारे जो लोगों को जाके तंग करते हैं इंक्लूडिंग FBR, उनको ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें और उससे कहे कि आप घर जाएं। अभी भी आप देखेंगे 72% से ज़्यादा जो टैक्स है वो विथ होल्डिंग टैक्स की सूरत में जमा होता है। यानी आपका एम्प्लॉई, मेरा एम्प्लॉई, पेट्रोल पंप वाला, गैस वाला, वो जमा करके डायरेक्ट FBR के एक अकाउंट में जमा करते हैं, तो उसमें FBR के लोगों का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो थोड़ा सा बाकी होता है वो ज़्यादा तंग ज़्यादा करते हैं, आता कम है। तो इसमें मैं OPIF का फिर से प्रपोजल दोहराता हूँ कि जी आप अभी 3 ट्रिलियन की कोशिश कर रहे, होता नहीं ना होगा। हम 5 ट्रिलियन देते हैं, आप दे दें हमें, हमको FBR चलाने दें, यकीन मानिए हम आराम से 10 ट्रिलियन जमा कर लेंगे। देखें पोटेंशियल तो है, बिल्कुल सही बात है ना, टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही कहा। विदाउट इंक्रीजिंग जो है रेट है, इससे कई गुना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, इतना पोटेंशियल तो है। मैं ये भी प्रपोजल देता हूँ कि हम तमाम टैक्सेस जो भी गैस पे और बिजली पे और इलेक्ट्रिक पे लगे, ये पेट्रोल पे लगे, उस ज़ीरो कर देंगे, फिर भी हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। एक सोर्स बताता हूँ आपको, दुनिया भर में इनहेरिटेंस टैक्स होता है, दुनिया भर में वेल्थ टैक्स होता है, दुनिया भर में
ये एज्यूम किया जाता है कि कोई भी टैक्स खुशी से नहीं देता, आपको लेना पड़ता है, हेल्प सही। ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, 40 लाख लोग हाईली रिच आइडेंटिफाई हो चुके इस मुल्क में। उनसे अगर आप एक बार्गेन करें, अंग्रेज़ों ही का टर्म यूज़ करूँगा, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने किया था 1787 में। उसने कहा था 30 साल के लिए हम आपको ज़मीन दे रहे हैं फिक्स रेट पे, आप इसको इम्प्रूव करो, जो करो। तो लोगों ने कहा था टैक्स कलेक्टर से कि तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा नहीं, स्टेबिलिटी। ये 40 लाख को आप ये दें कि 10 साल तक हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप 10 साल तक सिर्फ 25 लाख रुपए, 25 सिर्फ 25 ऐसी है जैसे आपके लिए 25 रुपये है, आप जमा कर दें इस अकाउंट में, आपको कहीं ना जाना है ना आना है, जमा कर देंगे, आपका नाम डिस्टिंग्विश हो जाएगा। नहीं करेंगे तो रिमाइंडर कंप्यूटर का आता रहेगा। 8,000 बिलियन तो यही से आ जाएगा जनाब। आपका अच्छे खासे लोग हैं जिनको आप ट्रैप कर सकते हैं, बिल्कुल विल होनी चाहिए। ये जो ऑफर मैं दे रहा हूँ ये नहीं देता अगर मुझे पता होता कि सोर्स ही नहीं है। कोई भी आदमी मरता है तो उसकी पूरी जायदाद स्टेट को चली जाती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इलाके का जो डीजी होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके तहवील में चली जाती है, फिर लवाकिन को आके साबित करना पड़ता है कि ये मेरी जायदाद है, उसको दिया जाता, नहीं तो नहीं। कनाडा में सिस्टम ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको कोई विल नहीं लिखा तो आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी स्टेट को 100% मिल जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक सिस्टम था कि कुछ हिस्सा जो स्टेट का होता था गवर्नमेंट को मिलता था, वो लागू कर दें तो उससे आप कम से कम 2 ट्रिलियन तो जमा कर लेंगे साहब। तो ये तरीके हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब आइए मार्केट की तरफ, अब बताइए कि अपने लोगों से कि कहाँ लोग लगाएं, क्या करें। देखिए फ़िलहाल सबसे बेहतर सेक्टर जो मुझे नज़र आता है वो सीमेंट सेक्टर ही है, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर डिप है तो वो अपॉर्चुनिटी टू बाय होगी। उस पर कोई इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई करेक्शन आ जाएगी, क्या पता नहीं कहीं नीचे ज़्यादा मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी तक सीमेंट की रैली को मिस किया है, क्योंकि आगे ज़्यादा बहुत पोटेंशियल है। सीमेंट के अगर डिस्पैचेज़ हम रिसेंटली जो 8 मंथ्स का जो फिगर रिलीज़ किया है APCMA ने, उस पर लोकल डिस्पैचेज़ 17.5% से बढ़े हैं, हालांकि 22% की हमारा एक्सपोर्ट में डिक्लाइन है। उसके बावजूद अगर नेट हम देखते हैं डिस्पैचेस का तो तकरीबन 8 से 9% की ग्रोथ है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है अगर हम एक्सपोर्ट की गिरते हुए इस पर गिरावट को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, इस पे जो डिस्पैचेस हैं इनमें मेन चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो सबको नज़र आ रही है। कहीं प्लाजा बन रहा है, कहीं हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, बहुत बेतहाशा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा डैम्स पे अगर काम स्टार्ट होता है तो यही ग्रोथ जो हमें 8 से 9% की नज़र आती है, ये 15 से 16% तक जा सकती है अगर डैम्स पे काम स्टार्ट होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ जो है हमारे एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा होगा बल्कि एक सस्ती जो है बिजली पैदा हो जाएगी, जिससे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। काफ़ी टेक्सटाइल को हम देखें, उनका रोना यही है, हमें ना गैस मिलती है ना हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये चीज़ें, एनर्जी का इशू अगर रिजॉल्व हो जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा तमाम इंडस्ट्रीज़ को। तो मैं ये समझता हूँ कि सीमेंट सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे डिप मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी टू बाय। व्हाट अबाउट ऑटो? वो भी तो बहुत पीट रहे हैं पैसे। देखें ऑटो सेक्टर, शो से पहले बात कर रहे कि ईयर इतना सस्ता हुआ, स्टील सस्ता हुआ, कीमत तो कम नहीं की। सही कहा, बिल्कुल। अब देखें सितम ज़रीफ़ी ये है कि 3-4 साल बाद याद आया है कि हाँ भाई स्टील तो बहुत नीचे आ गया है, येन भी बहुत डेप्रिशिएट हुआ है, तो ये इन्होंने जो अपनी प्राइसिंग है उसको क्यों नहीं नीचे किया, बल्कि नीचे करने के बजाय हमेशा कोई ना कोई बहाना करके उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। कभी 20 से 25 हज़ार का अभी बढ़ाया। सही कहा, 6 महीने आपका पैसा लेके बैठे रहते हैं। सही कहा, डिलीवरी बिल्कुल सही बात है। उस पर भी आप अगर देखें तो नॉर्मल उस पर एक अपॉर्चुनिटी तो है, वही पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट किया होता है तो उस पर एक गेन मिल जाता है आपको। सही कहा, बिल्कुल। आपको इतना कैश मिल जाता है, उस पर बैठे रहते हैं और उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया था जानबूझ के। ये टैक्टिक्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स जानबूझ के। अब इस पे उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है फहद इन नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, वो ये है कि 4-5 कंपनियां आना चाह रही हैं 100% मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे। जर्मनी की कंपनी का काफ़ी नाम आया है, वैक्सवैगन का नाम आ रहा है, रेनॉल्ट का नाम आ रहा है, फ्रेंच कंपनी, और भी कंपनीज, इंडियन कंपनीज भी इंटरेस्टेड है। अच्छा, बिल्कुल। वो जो एक कंपनी है टाटा, वो नीनो गाड़ी बनाती है, नानो जी 1 लाख रुपए में बेचती है इंडियन, यहाँ 1.5 लाख का बना।
वो एक बार बनना शुरू हो जाए यहाँ, तो ये तो सुजुकी वाला की तो देखें यही यहाँ पे वही कार्टेल, जिस तरह आपने पहले कहा ना कि गवर्नमेंट को कार्टेल, बिल्कुल सही कहा, ना वो बेनिफिट पास ऑन करने देते हैं, ना किसी और कंपनी को आने देते हैं कि वो आके हमारी मार्केट में जो एक हमने एक मोनोपोली बनाई हुई है उसको तोड़ें। अपने सही कहा, अगर इंडिया की कंपनीज को इजाज़त दी जाती है, जो कि उनकी डिमांड रही है, जिस तरह ट्रेड पे अगर उनसे बात होती है तो उनकी दो चीज़ों पे उनका रहा है कि हमें एक्सेस दिया जाए, एक ऑटो सेक्टर है और दूसरा उनका एक फार्मा में भी रहा है। फार्मा में भी आपके सामने आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं, कभी बोलते हैं इसके साथ हमारी प्राइसिंग जो है फिक्स की जाए, कभी इसके साथ, लेकिन फ़िलहाल अगर ऑटो सेक्टर पे हम बात करें तो कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट इतने नीचे हैं, सेल्स बहुत बढ़ रही हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह कंस्ट्रक्शन के साथ साथ दूसरी कई चीज़ें अब चल रही हैं, तो उससे लोगों की एक वेजेस भी इंक्रीज़ होने शुरू हो गए, उससे कंजम्पशन बढ़ रही है, लोग थोड़ा सा लोअर क्लास वाले भी आहिस्ता आहिस्ता लग्जरीज़ की तरफ आएंगे, तो एक इनकम लेवल बढ़ेगा। मोटरसाइकिल में भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, वो जो पहले सब लोग 70 चलाते थे, आजकल ये सुजुकी और हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं उस पर 125, देखिए जापान से बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं जो सस्ते लाखों लाख में होती हैं वो, बिल्कुल, और वो बिक रही हैं काफ़ी। ये आपने बात की ना कि स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो लोग क्वालिटी चीज़ें मांग रहे हैं, गाड़ियाँ भी मांग रहे हैं। अगर गाड़ी सस्ती मिल जाए तो छोटे छोटे लोग देखें आप अगर कंपेयर करें तो अगर मेहरान अगर कोई लेता है तो कितनी कॉस्ट उसकी भी कोई 7 लाख से ज़्यादा, और वही चीज़ उससे अच्छी गाड़ी आपको जापान से इंपोर्ट करें तो मिल जाएगी, तो कौन लेगा। मसला सारा यही है कि इन्होंने अपनी गाड़ियों का स्टैंडर्ड तो नहीं बढ़ाया, लेकिन कीमतें बढ़ाने में ये कभी पीछे रहे नहीं हैं। अभी इंडस मोटर की अगर मैं बात करूं तो 2-3 साल पहले अगर उनके ग्रॉस मार्जिन देखें तो वो 10% पे थे, और अभी लास्ट ईयर उनके जो ग्रॉस मार्जिन रहे वो 15% पे हैं। यानी कितना एक्सपेंशन है, क्योंकि उन्होंने कोई बेनिफिट जो है कॉस्ट रिडक्शन का पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर्स को। तो देखें ये है कि जो गवर्नमेंट की जो ख़ास बॉडी है जो लुक आफ्टर करती है इन इश्यूज़ को, वो भी उनका ये सारा होता है कि उनको नज़र रखनी चाहिए। उनको खुश रखा जाता है ब्रीफ केस के ज़रिए, एक एक दिन जो गुजरा है उसमें उनको इतनी कमाई हो रही है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर वहाँ पहुँचा दे ऊपर जो सो कॉल बैरिकेड्स बैठे हुए हैं, तो उनको तो कुछ भी कॉस्ट नहीं पड़ रही है, वो तो जो कमा रहे हैं लूट रहे हैं उसी में से दे रहे हैं। तो ये सब लेके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट हमारी सो रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आजकल मुग़ल बादशाह लगने लगा है, इस सेंचुरी का आदमी नहीं लगता, वो लगता है पुराने दौर का कोई बादशाह है, सिर्फ उसको आप पगड़ी शगड़ी पहना दें तो बिल्कुल वो मुग़ल बादशाह हो जाएगा। सो रहा है वो भाई, उसके सामने लूट हो रही है। मैंने एक सवाल उठाया, बहुत ही बेसिक बात, इत्तेफाक से मुझे नज़र पड़ी दूध की कीमत पे, तो मैंने देखा कि ग्राफ आया 6000 जो मैट्रिक लीटर से घटते घटते उसकी कीमत आ गई 2270, यानी 1/3 हो गई कीमत। यहाँ दूध की कीमत जो है बढ़ती चली जा रही है। कितना जुल्म करे यार। दूध की ही एग्जांपल अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको आखिरत में जवाब देना पड़ेगा कि इस मुल्क में आपके छोटे छोटे बच्चे दूध के ना होने की वजह से उनका नशोनुमा नहीं हो रहा, वो अंडर न्यूट्रिशन है, वो स्टंट ग्रोथ हो रही है, उनका ब्रेन डैमेज हो रहा है, और आप यहाँ इंपोर्ट कर दें। अगर यहाँ के दूध महंगा बेचने वाले बेचना चाहते हैं बेचें, इंपोर्ट वालों से कम्पीट करें। 2200 का दूध के हवाले से 22 रुपये के दूध मिलेगा यहाँ पे। सही कहा। दूध के हवाले से ये भी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे 4 साल हो गए मैं यहाँ पे हूँ, दूध की कीमत जब मैं आया था तो 90 सेंट ऑस्ट्रेलियन जो है उतनी थी, और मेरा कज़न 10 साल से यहीं पे है, उसने कहा जब मैं आया तब भी इतनी थी, यानी ज़ीरो इन्फ्लेशन है। और यहाँ पे हर 2 महीने बाद नया रेट आपको मिलता है। रिसेंटली भी अभी यही चल रहा था कि 9.95 90 इस तरह की खत्म हो गया। बातें तो बहुत सारी रह गई, इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा। थैंक यू नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।